हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बिजनेस लॉ सेकेंड सेमेस्टर के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का फिफ्थ चैप्टर राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 15 मार्क्स के लिए। 70 to 80% के 15 मार्क्स में आता ही आता है, पर कई बार ये भी हो जाता है कि 5 मार्क्स में इसके 2 क्वेश्चंस आ जाए तो ये 15 मार्क्स में ना आए, या फिर 5 मार्क्स में भी आ जाए, 15 में भी आ जाए। वैसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बाकी चारों के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले अनबिड सेलर क्या होता है? हु इज़ नॉट बीन पेड बाय द सेलर बायर। In case any of the party does not perform his part of the promise, it amounts to breach of contract, and therefore the aggrieved party, sufferer party, can sue the defaulting party. Rights of the buyer is to have ownership and possession of goods. जो बायर है वो पे करता है और रिटर्न में उसको ओनरशिप मिलती है और पोजीशन मिलता है एक पर्टिकुलर गुड का। सेलर रिसीव करता है अमाउंट, और जो भी उसके पास गुड होता है वो बायर को दे देता है। द सेलर राइट ऑफ द सेलर इज टू रिसीव पेमेंट फॉर गुड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट्स ऑफ सेलर। हु इज़ एन अनपेड सेलर? सेलर एक अंडर सेक्शन 45A, when the seller does not receive whole or part of the price, वो एक अनपेड सेलर कहलाता है। when the seller had a negotiable instrument such as bill of exchange and that instrument has been dishonored, या फिर when the seller was to get the price on expiry of credit period and जो credit period था वो expire कर गया but price अभी तक उसने receive नहीं किया है। फोर्थ, बट व्हेन द बायर टेंडर्ड, मतलब अगर वो ऑफर करता है, अटेम्प्ट करता है कि उसने कोई एक्ट किया, द प्राइस एंड सेलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, देयर द सेलर शैल नॉट बी कॉल्ड एन अनपेड सेलर एंड देयरफॉर कैन नॉट लेटर क्लेम द प्राइस फ्रॉम द बायर। इसमें ये बता रहे हैं, सबसे पहले तो हमने देख लिया सेलर जिसको कोई रिसीव ही नहीं किया, जिसने ना कोई प्राइस रिसीव किया, तो वो अनपेड सेलर। अगर उसको कोई अमाउंट जो पेमेंट का प्राइस है वो ही नहीं मिला तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। जहाँ पे सेलर के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जैसे चेक, और अभी उसको ये नहीं पता कि उससे अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा। थर्ड, ऑन एक्सपायरी, जो जो उसका अल्टीमेट क्रेडिट पीरियड था कि इस टाइम तक उसने अमाउंट पे करना है 7 तक, पर वो नहीं कर पाया 7 तक, तो वो एक अनपेड सेलर कहलाएगा। और लास्ट केस, बायर ने ऑफ़र किया एक प्राइस लेकिन सेलर ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो सेलर उस केस में अनपेड सेलर नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि अभी के लिए उसने खुद रिफ्यूज़ किया वो प्राइस, क्योंकि बायर इसमें तैयार था देने के लिए, तो वो बाद में क्लेम भी नहीं कर पाएगा बायर से प्राइस सेलर। टाइटल टू सेलर्स राइट, इसके अंदर दो होते हैं, एजेंट ऑफ सेलर, कंसाइनर हु हैड पेड हिमसेल्फ फॉर द गुड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से यहाँ से शुरू होता है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड या फिर अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड होएगा टू डू समथिंग विद गुड, मतलब पोजेशन, गुड्स की होल्ड करना। इसके अंदर सेक्शन 46(1), जब बायर ने पास कर दिया प्रॉपर्टी या फिर बायर ने पास नहीं की, वो 46 सबसेक्शन 2 में आएगा। जब बायर ने पास कर दी तो राइट टू लिएन, या फिर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या फिर राइट टू रीसेल। आपको सेक्शंस इसमें याद करने पड़ेंगे। और नॉट पास में विद होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब आपने पोजेशन को भी रुकवा दिया और डिलीवरी को भी रुकवा दिया। अगेंस्ट द बायर में भी प्राइस, डैमेजेस, इंटरेस्ट या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड टू डू समथिंग विद गुड पोजेशन। तो सेक्शन 46(1) देखते हैं पहले। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, एंड अनपेड सेलर हैज़ अ नंबर ऑफ रेमेडीज at his rescue apart from deciding the contract for non-payment of price। तो सबसे पहले राइट ऑफ अनपेड सेलर वेयर प्रॉपर्टी हैड पास्ड, तो राइट टू लिएन। सेक्शन 47 to 49, लिएन का मतलब होता है टू विद होल्ड अ प्रॉपर्टी, या फिर जो भी डिलीवरी ऑफ गुड्स है, और या फिर उसका पोजेशन। लिएन इज राइट ऑफ क्रेडिटर
क्रेडिटर हमारा सेलर होएगा इस केस में, अगेंस्ट द डेटर जो बायर है, टू क्लेम द पोजेशन ऑफ गुड्स until the payment of prices received by him. Right to lien depends on possession. Possession पर भी डिपेंड करती है, no matter even if ownership has been transferred. Right to lien तब भी पोजेशन ऑफ गुड्स पे, नो मैटर अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है बायर को या फिर वो सेलर के पास ही है. Where the seller has the possession of goods and buyer has refused to pay for the price. जब सेलर के पास पोजेशन है गुड्स की लेकिन उसने मना कर दिया है टू पे द प्राइस. बट वंस पोजेशन ऑफ गुड्स इन लॉस, राइट टू लियन इज ऑल्सो लॉस. अगर पोजेशन ऑफ गुड्स लॉस हो जाता है तो राइट टू लियन भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं. तो ये कौन सी सिचुएशन में हमारी राइट टू लियन अक्कर करती है. सबसे पहला, वेयर द गुड्स वर सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, या फिर क्रेडिट पीरियड इज़ अलाउड, या फिर व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले व्हेन द गुड्स वर सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, जब बायर रेडी नहीं है टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो सेलर डिसाइड करता है कि वो डिलीवर ही नहीं करेगा गुड्स को और राइट टू लियन अक्कर कर जाएगी. मतलब बायर एक पर्टिकुलर अमाउंट बोल रहा है और सेलर उस पर एग्री नहीं कर रहा है, तो सेलर वो डिलीवर ही नहीं करेगा गुड्स को और उसमें राइट टू लियन अक्कर कर जाएगी. तो वेयर द गुड्स वर सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड. सेकेंड है, क्रेडिट पीरियड इज अलाउड. गुड्स किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिट पीरियड में उन्होंने सेल किए. इस केस में राइट टू लियन तब अक्कर कर सकती है व्हेन सेलर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड, जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर कर जाएगा तब हमारी राइट टू लियन अक्कर कर सकती है. एग्जाम्पल, 1 जैन को ए ने अपने हॉर्स सेल किया बी को. बायर हैविंग द राइट टू टेक द डिलीवरी एट एनी टाइम ही लाइक्स. अब उसने सेल कर दिया, अब उसने कभी भी वो अपनी डिलीवरी ले सकता है. जो प्राइस है वो 1 मार्च को देना है. इफ़ बायर हैज़ नॉट टेकन द डिलीवरी ऑफ हॉर्स बाय 1 मार्च, ही डिमांड्स द डिलीवरी आफ्टर दिस डेट. सेलर कैन रिफ्यूज़ पार्ट विद द हॉर्स अंटिल द बायर पेज फॉर इट. उसने प्राइस पे करना था 1 मार्च को, लेकिन इसमें उस वो 1 जैन को उसको बोल रहा है कि वो डिलीवरी ले ले गुड्स की, लेकिन 1 मार्च तक उसने पेमेंट ही नहीं की. तो उसके बाद सेलर वो गुड वापस भी ले सकता है और अगर उसने अभी तक लिया ही नहीं है जो हमारा बायर है तो वो उसको देने से मना भी कर सकता है. थर्ड, व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. दिस कवर्स 2 सिचुएशंस. जब हमने गुड्स डिलीवर किए थे पहले बायर को तो बायर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर जो हमारा क्रेडिट पीरियड था जो हमने बायर को दिया था वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ लेकिन बायर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया. तो इन दोनों सिचुएशंस में हमारी राइट टू लियन अक्कर करेगी. रूल्स रिगार्डिंग राइट टू लियन. इफ़ द पोजीशन ऑफ गुड्स इज़ लॉस्ट, राइट टू लियन इज़ ऑल्सो लॉस्ट. ये हम ऊपर भी कर चुके हैं. अगर आपके पास पोजीशन ही नहीं रहेगी गुड्स की तो आपकी राइट टू लियन भी लॉस्ट हो जाएगी. राइट टू लियन डिपेंड्स ऑन पोजेशन एंड नॉट ऑन द टाइटल या फिर ओनरशिप ऑफ गुड्स. राइट टू लियन हमेशा डिपेंड करेगी पोजेशन पर, ना कि हमारे टाइटल या फिर ओनरशिप पर. राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकते हो आप ओनली फ्रॉम प्राइस ऑफ गुड्स, ना कि चार्ज ऑफ वेयर हाउस या फिर डॉक चार्जेस. राइट टू लियन कैन बी एक्सरसाइज ऑन ऑल गुड्स. राइट टू लियन हर गुड पर लग सकती है जो भी सेलर की कस्टडी में है. Seller can exercise right to lien even when the goods are in possession of agent of seller. सेलर तब भी राइट टू लियन को एक्सरसाइज कर सकता है जब गुड्स पोजेशन में है एजेंट के, सेलर के, जो सेलर का एजेंट है उसके पास. अंडर सेक्शन 48, जब एक अनपेड सेलर पेमेंट कर देता है ऑन पार्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता राइट टू लियन को जो हमारे बच गए हैं गुड्स, प्रोवाइडेड जो हमारी पार्ट डिलीवरी है मस्ट नॉट ऑपरेट एज होल डिलीवरी. ये 4th चैप्टर में रूल्स एज टू डिलीवरी में हमने किया हुआ है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इन पॉइंट्स में. जब राइट टू लियन एक बार लॉस्ट हो जाए तो उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते दोबारा से एक पर्टिकुलर गुड पर, जो भी हमारा सेम गुड था उस पर वो नहीं पॉसिबल करना. नेक्स्ट होता है टर्मिनेशन ऑफ लियन. सेक्शन 49, व्हेन पोजेशन इज लॉस्ट लियन इज ऑल्सो लॉस्ट.
या आप लियन में इम्पॉर्टेंट लाइन है ये लिखोगे ही लिखोगे। टर्मिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? डिलीवरी टू बायर। अब राइट टू लियन इज लॉस्ट जब डिलीवरी हो जाती है गुड्स की इन गिवन टू बायर या फिर एजेंट उसका। डिलीवरी टू कैरियर जो बायर का एजेंट होगा या फिर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। बस आप टर्मिनेशन ऐसे भी याद रख सकते हैं, डिलीवरी टू बायर, डिलीवरी टू कैरियर, या फिर वेवर जो कि विड्रॉ करता है खुद ही। व्हेन द सेलर वेव्स ऑफ राइट ऑफ लियन एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइड तो लियन टर्मिनेट कर जाती है। या फिर पेमेंट ऑफ प्राइस। हमने देखा अभी सिर्फ राइट ऑफ लियन, राइट टू लियन ही बहुत बड़ा था। सर्कमस्टांसेस देखे हमने इसमें, टर्मिनेशन देखा। ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों ही लिखने हैं, बस राइट टू लियन का यहाँ सिर्फ आप डिलीवरी लिख दो। राइट टू लियन अलग से 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस हिसाब से आप हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना। जैसे राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट या फिर जो भी हम आगे भी कर रहे हैं ना, जो एक सिंगल टॉपिक है वो भी 5 मार्क्स में अलग से पूछ सकते हैं। तो 15 मार्क्स के लिए तो उसको प्रिपेयर करो ही उस हिसाब से, और 5 मार्क्स के लिए भी डिटेल में पढ़ो उसको। तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50 to 51, इसका मतलब होता है स्टॉप करना गुड्स को इन ट्रांजिट आफ्टर सेलर हैज़ पार्टेड विद गुड्स, और जो बचे हुए हैं उनको रिटेन करना, उनकी पोजीशन करना टिल पेमेंट इज़ रिसीव्ड। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लीन। ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, नॉट सेलर एजेंट, ना ही बायर का कोई एजेंट। तो सेलर यूज़ कब कर सकता है इस राइट को? जब प्रॉपर्टी एंड गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं बायर को, सेलर ने डिलीवर कर दिए गुड्स टू कैरियर फॉर डिलीवरिंग द सेम टू बायर बिफोर द गुड्स रीच द बायर। तो गुड्स ट्रांजिट में अभी अभी डिलीवरी पीरियड में है। द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, फिर सेलर ट्राइज टू रीगेन द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द कैरियर। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। सबसे पहली, गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट पीरियड। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी exercised only when goods are in transit. This calls for understanding when does the transit period begins and when does it ends. बेसिकली ट्रांजिट पीरियड के बारे ये इसमें। और सेकंड होता है बायर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन बायर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है हु हैज सीज टू पे हिज डेब्ट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ओन बिजनेस, और वो पे नहीं कर सकता डेब्ट्स को क्योंकि वो लायबल ही नहीं है, उसके पास वो पर्टिकुलर अमाउंट ही नहीं है। अब बेसिकली ये डेफिनेशंस हैं और पॉइंट्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू जितना हो पा रहा है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना लॉ और जितने भी हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो आप एग्जांपल से, फ्लो चार्ट से और इन सब की हेल्प से ही याद कर सकते हो। ये मेमोराइज़ करने ही पड़ेंगे आपको। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इसमें आप खुद की डाल सकते हो और खुद का समझाने वाला हो सकता है इसमें, बट ज़्यादातर थ्योरी है तो थ्योरी तो आपको रट के ही याद करनी पड़ेगी। जैसे जो भी मेन हेड्स हैं उनको तो आपको अच्छे से याद ही करना पड़ेगा। समझ के भी करोगे तो कितना कर लोगे ना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और आपके एग्ज़ाम्स के 3-4 मंथ्स में ही आपके MST शुरू हो जाते हैं और फाइनल एग्ज़ाम भी पर्टिकुलर 6 मंथ्स तो नहीं देते क्योंकि 1 मंथ तो आपका एग्ज़ाम में ही निकल जाता है। एक एग्ज़ाम थोड़ी हॉलीडेज़ भी होती हैं, तो उस हिसाब से इतने सारे सब्जेक्ट्स और इतना सब डिटेल में स्टडी कर पाना, और सब लोग लास्ट के डेज़ में ही पढ़ते हैं। ये तो है नहीं कोई फर्स्ट डे से पढ़ाई करता है कॉलेजेस में। तो जितना हो सकता है मैं बता रही हूँ, बाकी आप खुद से एफर्ट डालें क्योंकि इसके अंदर खुद से ही करना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें वीडियोस में मेरी वीडियोस या किसी भी की भी वीडियो से आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि एंड ऑफ ऑल आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियोस देख के याद हो रहा है, समझ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम में जाके पूरा माइंड वॉश हो जाता है क्योंकि सिलेबस ही इतना होता है। आपकी लॉ में ही देखो 5 तो सेल्स ऑफ एक्ट के चैप्टर हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर नेगोशिएबल के 10 हैं, 15 यहाँ हैं। 2 हमारे बहुत बड़े यूनिट 2 के चैप्टर्स हैं जो खुद बहुत बहुत बड़े हैं वो।
तो उनके अंदर भी इतना सब कुछ मेमोराइज़ कर पाना किसी के लिए, और वो भी लास्ट के टाइम पढ़ के, फर्स्ट डे से अगर कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए तो मैं कहूँगी कि हाँ, उसको सब समझ में आ सकता है, बट लास्ट के डेज़ में अगर कर रहे हो तो आपको खुद ही थोड़ा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। बस स्मार्ट स्टडी करो, आपको ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा सिलेबस करना है, क्योंकि वैसे भी हमने सेक्शन बी में भी, हमारे सेक्शन सी में भी 15 मार्क्स के 4 में से कोई 2 करने होते हैं, तो 2 जो चैप्टर्स आने हैं बस उनको कर जाओ और अटेम्प्ट कर दो। तो हम इस पे आते हैं, कैरियर में होल्ड गुड्स एज सेलर का एजेंट या फिर बायर का एजेंट, या फिर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे हमने देखा था गुड्स राइट टू लिएन में। तो ट्रांजिट पीरियड एंड कब करता है? जब एक बायर या फिर उसका एजेंट डिलीवरी ले ले गुड्स की बिफोर गुड्स अराइव एट प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, या फिर कैरियर रोंगफुली रिफ्यूज़ कर दे टू डिलीवर द गुड्स टू बायर और हिज एजेंट। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, क्योंकि लिखा तो बहुत कुछ हुआ है पर एग्जांपल्स भी इतने सारे दिए हैं, केसेस भी इतने सारे दिए हैं, वो कर पाना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और एग्ज़ाम में भी हमने एक लिमिट तक ही लिखना होता है। चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है बट हमने वहाँ पे एक अल्टीमेट जो हमारा है मेन मेन हमने वही लिखना है, तो हम पढ़ेंगे ही वो सब। और 5 मार्क्स में जनरली क्या होता है कि कुछ भी आ सकता है, मतलब 5 मार्क्स में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, जो आप देखो लास्ट के 2-3 ईयर्स में आए हैं, मेनली तो वही इम्पोर्टेंट रहेंगे ज़्यादा। लेकिन 15 मार्क्स के लिए आप श्योर हो सकते हो जो आपके लास्ट ईयर नहीं आए उनके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जो रिपीटेड होते हैं फिर उनके तो जैसे जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और हमारे आगे हम एक्ट करेंगे वो तो इम्पोर्टेंट ही बन जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही एक्ट हैं तो उनमें से तो आएंगे ही। पर वो इतने बड़े चैप्टर हैं और उनमें से क्वेश्चन इतने सारे बनेंगे ना, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन देख के। तो जितना हो सकता है, लॉ लॉ का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो लॉ मेरे ख्याल से तो सेमेस्टर सेकंड का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होगा थ्योरी वाइज में। बाकी अकाउंट्स भी कईयों के लिए मुश्किल होता है, कईयों के लिए आसान भी होगा, तो जो भी है करना तो पड़ेगा ही। तो राइट टू लियन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। मीनिंग राइट टू लियन का, व्हेन द सेलर डज नॉट गिव द गुड्स टू द बायर टिल ही रिसीव्स हिज पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड, राइट टू लियन इज टू बी एक्सरसाइज। और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में जब सेलर स्टॉप कर देते डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर एंड गेट्स बैक द गुड्स अंटिल हिज पेमेंट ऑफ प्राइस, वहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। रिटेन करना या फिर रीगेन करना पोजीशन को, सेलर कभी भी पार्ट नहीं करता गुड्स से, ही रिटेन द गुड्स अंटिल ही रिसीव्स हिज प्राइस। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सेलर पार्ट कर देता है गुड्स को जब वो रीगेन करता है उनको, जब उसको प्राइस रिसीव हो जाता है। इंसॉल्वेंसी राइट टू लिएन एक्सरसाइज कर सकता है बोथ केसेस में, वेदर बायर इंसॉल्वेंट है या नहीं। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज जहाँ पे बायर इंसॉल्वेंट हो। पोजेशन ऑफ गुड्स राइट टू लिएन के केस में एक्चुअल पोजेशन होता है या फिर कंस्ट्रक्टिव, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में पोजेशन ऑफ कैरियर या फिर मिडलमैन। फिफ्थ डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ पोजेशन, जब एक बार सेलर लॉस कर दे पोजेशन को तो राइट ऑफ लियन भी ख़त्म हो जाता है। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के केस में जब सेलर लॉस कर दे पोजेशन ऑफ गुड्स तब एक्चुअल में वो रीगेन करता है हमारा पोजेशन। थर्ड है हमारा राइट टू रीसेल सेक्शन 54। तो राइट टू रीसेल द गुड्स बाय अनपेड सेलर कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, तो कोई नोटिस ऑफ रीसेल रिक्वायर्ड ही नहीं है जब गुड्स हमारे पेरिशेबल हैं। व्हेन द सेलर ने एक्सरसाइज कर लिया है हमारा राइट टू लियन या फिर राइट टू स्टॉपेज बट डिड नॉट गेट हिज प्राइस, या फिर सेलर ने एक्सप्रेसली रिजर्व कर लिया एक राइट टू रीसेल इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर। लॉस या फिर प्रॉफिट हो सकता है ऑन रीसेल, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला भी दिया है ऐसे तो, प्रॉफिट रीसेल माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगी ही नहीं। तो जो हमारा राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, जहाँ पे प्रॉपर्टी हैज़ पास टू द बायर, 3 है।
राइट टू लिएन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट टू रीसेल। और अब हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टी जहाँ पे बायर ने पास नहीं की है, जो कि होगी राइट टू विदहोल्ड प्रॉपर्टी। राइट टू विदहोल्ड प्रॉपर्टी ज़्यादा दिया नहीं है, सेक्शन 46 सेकेंड सबसेक्शन। When the property in goods has not been passed, buyer can exercise the right to withhold the delivery of goods until payment is received. Right is a mix of right to lien और right to stoppage in transit. इसको ज़्यादा नहीं, बस आप हेडिंग याद रखो और विदहोल्ड डिलीवरी कुछ अपने आप से बना के लिख दो तो वो इनफ है। अब हमारा सेकंड, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। तो सबसे पहला होता है सूट फॉर प्राइस। इसमें 4 है, सूट फॉर प्राइस, डैमेजेस, इंटरेस्ट या फिर ब्रीच। तो सबसे पहले सूट ऑफ प्राइस, सेलर में sue द बायर फॉर रिसीविंग हिज पेमेंट irrespective ऑफ फैक्ट वेदर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर या फिर नहीं। तो सबसे पहले अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 जहाँ पे प्रॉपर्टी पास कर गई है तो सेलर में sue द बायर फॉर द प्राइस। और अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 जहाँ पे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट पास्ड तो वो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। व्हेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर इन गुड्स हैज़ नॉट पास टू बायर, गुड्स जो हैं हमारे वो पास ही नहीं हुए हैं बायर को। बायर वॉज टू पे अ प्राइस ऑन स्पेसिफिक डेट, डिलीवरी ऑफ गुड्स वॉज नॉट इन अ कंडीशन, बायर ने रॉन्गफुली निगलेक्ट कर दिया या फिर रिफ्यूज़ कर दिया टू पे फॉर प्राइस, तो फिर उस केस में सेलर स्यू कर सकता है बायर को फॉर द प्राइस। सेकेंड है हमारा सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 56। एक जनरल रूल है इसमें, मेजर ऑफ डैमेजेस बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और जो हमारा मार्केट प्राइस है ऑन डेट ऑफ ब्रीच एट अ टाइम ऑफ कमिटिंग द ब्रीच। तो रूल्स फॉर मेजरिंग क्वांटम ऑफ डैमेजेस शैल बी सेम और वो एप्लीकेबल होने चाहिए बाकी सारे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी जो गवर्नड है अंडर सेक्शन 73। ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें सब सेक्शंस में, क्योंकि इसमें आगे जो रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ोगे तो वो ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। थर्ड है हमारा सूट फॉर डैमेजेस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय बायर। यहाँ पे बायर ब्रीच कर रहा है, रेपुडिएट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट वो बिफोर द ड्यू डेट। एंटीसिपेटरी होता है टाइम से पहले सोचना और ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। बेसिकली ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का ही होता है लॉ में। तो इसमें कुछ कंडीशंस दिए है, ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइडेड और स्यू कर दो डैमेजेस को जो भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑन डेट है, जो भी डेट ऑफ ब्रीच में हो रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी फेस कर रहे हैं उनको दे दो। ही माइट वेट या फिर जो वेट कर ले वो ड्यू डेट तक और फिर रेपुडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट पर। इन केस बायर गेट्स अनदर चांस टू परफॉर्म तो बायर पेमेंट दे दे टिल ड्यू डेट और उसके बाद वो रेपुडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। फोर्थ, सूट फॉर इंटरेस्ट, सेक्शन 61 सबसेक्शन 2। सेलर may sue the buyer for interest amount on the price from the date when the payment was done। अगर buyer does not pay the price in time और wrongfully delay करता है पेमेंट को तो कोर्ट में award interest on price। तो interest is to be paid on amount of price of good। interest shall be payable from date जहाँ पे उसने प्राइस दिया था, become due to paid जब उसने देना था और जब उसकी डेट है। interest shall be paid at rate as the court thinks is justified। court may order the pay the interest, court may order to pay the interest either from date of payment या फिर कोई डेट ना हो पेमेंट की, बस प्राइस जो अल्टीमेट है वो फिक्स कर दे, वो देना हो उसने। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एक बायर डिले कर देता पेमेंट प्राइस जो भी उसने देना है एक एक साल से, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं स्टिपुलेट हुआ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले, तो कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि जो बायर है अब वो उसको एक्स्ट्रा 6%, जो भी अगर उसका अमाउंट 6000 था तो अब उसके ऊपर उसको 6% और देना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले। अब उसने एक साल तक डिले कर दिया है तो एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ेगा। तो बस यही था इसमें। तो 15 मार्क्स के लिए तो इसका एक ही क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, यही चैप्टर है, यही पूरा बता रहे हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में
सिर्फ अगेंस्ट द गुड्स पूछ ले या फिर अगेंस्ट द बायर पूछ ले, पर उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, आ भी सकता है। तो 15 मार्क्स के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स करना तो वो आपके लिए ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब आपको हेडिंग्स याद हो तब तो आप बहुत लिख सकते हो। सबसे पहले हेडिंग्स याद करो, ये फ्लो चार्ट जैसे है, फ्लो चार्ट ही याद कर लो, और उसके बाद उसके अंदर का मैट जो भी है आप खुद लिख सकते हो, कुछ समझ के खुद खुद से बना के। और 5 मार्क्स में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो डिफरेंस बिटवीन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। पर ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, मतलब ठीक है आ सकता है बट बहुत हाई चांसेस नहीं है। अगर कोई 5 मार्क्स में आएगा तो ये 15 मार्क्स से ही कोई पॉइंट पूछ लेंगे, राइट टू लियन या फिर राइट टू इंटरेस्ट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हेडिंग सबसे पहले सब हेडिंग्स, फिर अंदर का कॉन्टेक्स्ट याद करो। इस चैप्टर में तो कोई केसेस नहीं थे, एग्जाम्पल्स भी बहुत कम ही है, एक दो ही हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी चैप्टर के साथ हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ख़त्म होता है, तो हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट है। अगर कोई भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू कर रहा है तो वो पूरे के पूरे 5 चैप्टर करे, 5 ही करने पड़ेंगे तभी आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट होगा, वरना पूरा नहीं होगा। अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कोई 2 चैप्टर भी छोड़ रहे हो और वही 2 चैप्टर एग्ज़ाम में आ गए तो आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी, अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो तो वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा, वरना कोई ऐसा चैप्टर, जैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक ये कर लो, और एक 4th चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस वाला, वो भी आ सकता है, और फर्स्ट। तो वो तीनों चैप्टर तो हर ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हर ईयर के लिए लास्ट ईयर के पेपर को एग्ज़ामिन करके फिर बताना वो डिफरेंट होगा, क्योंकि किसी चैप्टर, अगर कोई चैप्टर आपका लास्ट ईयर ही आया है और वो इस साल भी आ जाए तो वो हर ईयर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो पेपर दे के ही आप बता सकते हो। बेसिकली ज़्यादातर मेरी वीडियोस 2024 के लिए होंगी, बाकी नेक्स्ट ईयर्स के लिए वो डिपेंड करेगा। तो ये एक्ट आपका ख़त्म होता है इसके साथ। ये चैप्टर तो वैसे आपको ज़रूर करना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है। 3rd चैप्टर भी वैसे इंपॉर्टेंट है, पर वो बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है और वो बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे तो बहुत बड़ा है वो। वीडियो ये वाली इसलिए बड़ी होगी क्योंकि इसमें बीच में मैंने और बताने लग गई थी, वरना ये चैप्टर छोटा ही है। इस चैप्टर को तो आप ज़रूर करो, ईजी भी है। तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।